तो आज के क्लास में अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है गियर कटिंग। ठीक है, गियर कटिंग ऑपरेशंस, गियर कटिंग ऑपरेशंस। ठीक है ना। गियर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिकल एलिमेंट है जिसका यूज जो है हम लोग मोशन एंड पावर का ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। मोशन एंड पावर दोनों को ये ट्रांसमिट करता है। गियर ड्राइव जो है आजकल काफी वाइडली यूज है, हर तरह के व्हीकल्स में मौजूद है, हर तरह के पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस में मौजूद होता है। तो गियर का इस्तेमाल हम लोग मोशन एंड पावर का ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस में जो है वो यूज होता ही है। तो इसीलिए गियर का जो कटिंग ऑपरेशन है, यानी गियर की जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि गियर कटिंग में अगर थोड़ा सा भी ईरर होता है, जितना ज्यादा ईरर होगा फिर हमें लॉस उतनी ही ज्यादा होगी, मैकेनिकल एडवांटेज हमको कम मिलेगा और ऑपरेशन भी नॉइजफुल होगा। तो इसीलिए गियर अगर एक्यूरेट कट रहता है और एक्यूरेट मेशिंग रहती है तो फिर ये एक तरह का नॉइजलेस ऑपरेशन होता है और ये काफी स्मूथली वर्क भी करती है ना। तो गियर कटिंग में जनरली दो तरह का प्रोफाइल गियर का पॉपुलर है। एक होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल और एक होता है साइक्लोइडल साइक्लोइडल प्रोफाइल। ठीक है, तो इन दोनों में से भी जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर लाइन है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंगल इसमें कांस्टेंट होती है, जिस वजह से पावर ट्रांसमिशन करने में ये जो है काफी पावर और मोशन दोनों ही ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा ये क्या होता है, सूटेबल होता है ना। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर गियर का कटिंग कैसे किया जाता है वर्कशॉप में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल फॉर गियर। गियर के लिए जनरली यूज होने वाला मटेरियल कौन सा है, तो जैसे कास्ट आयरन। तो जो लार्ज साइज ऑफ गियर जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय कास्टिंग प्रोसेस से, फर्स्ट गियर ब्लैंक को कास्टिंग से तैयार किया जाता है, फिर उसको हम मेटल कटिंग करके हम गियर का जो टूथ होता है उसको टूथ का प्रोफाइल बनाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि ये कास्ट आयरन मटेरियल जो है खास करके हम कह रहा है कि इसका यूज हम लोग वहां नहीं करते हैं जहां पर फटीग लोड हो, है ना। क्योंकि कास्ट आयरन एक तरह का ब्रिटल मटेरियल होता है और ब्रिटल मटेरियल को फटीग लोड को रेसिस्ट करना वो मतलब पुअर होता है उसका। ये ब्रिटल मटेरियल फटीग लोड को ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वहां पर जनरली हम डक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे कि स्टील। तो स्टील नेक्स्ट एक ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम गियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है और इसका यूज जो है पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। नेक्स्ट जो मटेरियल जो यूज है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है कर है खास करके जो वर्म गियर ड्राइव होता है जहां पर हैवी स्लाइडिंग लोड अपीयर होती है, तो ब्रॉन्ज जो होता है वो वेरी रेसिस्टेंट होता है स्लाइडिंग लोड के लिए। तो जनरली वर्म गियर जो है वो हमारा किससे बनाया जाता है, ब्रॉन्ज मटेरियल से बनाया जाता है। इसके बाद है प्लास्टिक। हम लोग छोटा छोटा खिलौना सब में भी देखते हैं कि उसमें गियर का यूज होता है। छोटा सा जो कार बस सब जो बच्चे को खेलने वाला खिलौना होता है टॉय, तो उसमें भी गियर ब्लैंक का यूज किया जाता है, तो उसमें जनरली प्लास्टिक का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को गियर ब्लैंक के रूप में हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर लोड जो है लाइट हो, क्योंकि एल्युमिनियम जो है काफी डक्टाइल मटेरियल होती है। तो यानी कि इस पर बहुत ज्यादा लोड ना हो, पावर बहुत ज्यादा ना हो, एक स्मॉल पावर ट्रांसमिशन के लिए हम एल्युमिनियम मटेरियल का यूज करते हैं। नायलॉन का इस्तेमाल खास जेरोक्स मशीन में जनरली इसको किया जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, नॉइजलेस ऑपरेशंस होता है। तो ये था डिफरेंट मटेरियल जिसका इस्तेमाल हम लोग गियर ब्लैंक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके बाद जो है
अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो गियर ब्लैंक को जो जनरली जो है वो फॉर्मिंग ऑपरेशन से तैयार किया जाता है। फॉर्मिंग ऑपरेशन ये होता है कि इस ऑपरेशन में हम मटेरियल को पिघलाते नहीं हैं, और न ही मतलब उसको, उसका मतलब इसमें अगर पिघला मतलब गर्म भी करते हैं तो उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उससे भी लोअर ही रखते हैं, मतलब ये मेल्ट ना कर जाए, पेस्ट भी जैसा ना बन जाए। तो फॉर्मिंग ऑपरेशन मतलब एक तरह का कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन हुआ, ये एक तरह का क्या है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस है। तो एक प्रोसेस होता है रोलिंग। रोलिंग के थ्रू भी गियर को तैयार किया जाता है। इसमें जो रोल्स होता है, इसमें जो हम लोग रोल टूल यूज करते हैं वो ऑलरेडी एक गियर के शेप के जैसा ही टूल होता है, और इसका जो टीथ होता है वो वही वही कटिंग करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा वर्क ब्लैंक है और ये तीनों तरफ से 3 रोल है, इस रोल के ऊपर ही हमारा यहाँ पर टीथ बना हुआ रहता है, और ये रोल क्या करता है, इस वर्क को में प्रेसिंग करता है, मतलब प्रेस करके, और इसमें ऐसे करके टूथ जो है सो इसमें ऐसे तैयार कर देता है ना, यानी इसको प्रेस करके तैयार करता है। तो ये रोलिंग ऑपरेशंस के थ्रू होता है। एक्सट्रूजन जो है, एक्सट्रूजन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सट्रूजन भी एक तरह का कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है, जिसमें गियर के जैसा शेप का हम डाई ही एक ऐसा ले लेते हैं जो बिल्कुल गियर के शेप का हो, और फिर हम लोग इसमें मेटल को एज ए पेस्ट के रूप में, मतलब पिघलाते तो नहीं है लेकिन उसको इतना गर्म कर देते हैं कि वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। फिर उस सॉफ्ट होने के बाद उसको हम लोग डाई में क्या करते हैं, बाय रैम की मदद से उसको अंडर प्रेशर उसको फील करते हैं, तो वो पूरा डाई का शेप ले लेता है, और डाई जो होता है वो बिल्कुल गियर के शेप के जैसा ही उसमें मॉड्यूल मोल्ड तैयार रहता है, और वहां पर वो एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू हम गियर तैयार करते हैं। ऐसे इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद है अब मशीनिंग ऑपरेशन से, है ना, मशीनिंग ऑपरेशन से भी गियर का तैयार करते हैं। जैसे कि मशीनिंग में जनरली गियर मिलिंग मिलिंग ऑपरेशंस जो है, मिलिंग ऑपरेशंस के थ्रू भी हम लोग गियर का कटिंग करते हैं। तो इसमें जो गियर कटिंग करने के लिए जो मिलिंग प्रोसेस यूज होता है वो जनरली स्लैब मिलिंग कटर या इंड मिलिंग कटर है ना, जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है कि ये एक गियर ब्लैंक है, और ये एक इंड मिल कटर है, और ये एक स्लैब मिलिंग कटर है। तो ये इंड मिल कटर इस प्रकार से रहता है कि इसका जो इंड मिल कटर का जो प्रोफाइल होता है वो इस टूथ के स्पेस में, यानी कि 2 टूथ के बीच का जो ये स्पेस है, गियर ब्लैंक के 2 टूथ के बीच का स्पेस है, वो उसके स्पेस के जैसा यहाँ पर कटर का प्रोफाइल जो है वो इसके स्पेस के जैसा बना हुआ रहता है। और ये कटर है तो यहाँ पर क्या होगा कि गियर ब्लैंक को हम लोग यहाँ रखते हैं, और कटर अपना यहाँ से रोटेट करते रहता है, और रोटेट करके इसको कट कर देता है। तो जब एक एक यहाँ पर तैयार हो गया, एक कटिंग हो गया, तो इसके बाद हम वर्क ब्लैंक को फिर एक पिच आगे घुमा देते हैं। फिर कटर के सामने, जैसे ये कटर अब फिर न्यू ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये टूथ प्रोफाइल बनाएगा। तो इस प्रकार से मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर गियर का कटिंग होता है। लेकिन मिलिंग ऑपरेशन से कह रहा है कि गियर जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है। और साथ में है कि इस ऑपरेशन से हम लोग इंटरनल गियर जो है, इंटरनल गियर भी कटिंग मुश्किल है, किससे, मिलिंग ऑपरेशन से। तो मिलिंग ऑपरेशंस में गियर कटिंग करने के लिए जो मिलिंग मशीन होता है उसके ऊपर एक इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लगाया जाता है, जिसको हम लोग एज ए इंडेक्स प्लेट कहते हैं। गियर को कटिंग करने के लिए मिलिंग मशीन के ऊपर एक इंडेक्स प्लेट लगाया जाता है। ठीक है, ये खास करके ये एक्सेसरीज है जो गियर पे कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जो मतलब इंडेक्स प्लेट होता है वो इंडेक्स प्लेट में नंबर ऑफ होल्स होता है। जैसे ये एक तरह का इंडेक्सिंग प्लेट है, तो इंडेक्सिंग प्लेट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर होल की संख्या नंबर ऑफ मतलब अलग अलग
सर्कल के ऊपर, जैसे कि इस सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ होल कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे इसमें दिखा है 11 है, 11 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 20 होता है। इस तरह का मतलब नंबर ऑफ होल्स जो है वो मौजूद होता है, और हर होल्स में पिन लगाने की सुविधा होती है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में जो वर्म गियर का यूज होता है, इंडेक्स प्लेट और वर्म गियर। तो इंडेक्स प्लेट को अगर हम लोग एक रोटेशन पूरा देंगे, यानी कि जो वर्म व्हील है, वर्म व्हील एक बार पूरा घूमेगा, तो जो वर्म गियर है वो एक एक पिच आगे बढ़ेगा। ठीक है, वर्म गियर और वर्म व्हील का जो अरेंजमेंट होता है उसी का इस्तेमाल इंडेक्स प्लेट के साथ किया जाता है। और इसमें जो वर्म गियर होता है उसके पास एग्जैक्टली 40 नंबर ऑफ टीथ होता है। जो हम मिलिंग मशीन के ऊपर इंडेक्सिंग प्लेट का यूज करते हैं, वो इंडेक्सिंग प्लेट बेसिकली अटैच होता है किसके साथ, वर्म गियर के साथ। और वर्म गियर में टोटल 40 नंबर ऑफ क्या होता है, टीथ होता है। मतलब वर्म व्हील को एक पूरा रोटेशन देंगे तब वर्म गियर जो है एक टीथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरा वर्म गियर को एक बार अगर पूरा रोटेशन देना है तो वर्म व्हील को हमको 40 बार घुमाना पड़ेगा, 40 रोटेशन देना पड़ेगा, तब जा करके एक रोटेशन वर्म गियर जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा बाय गिविंग 1 कंप्लीट रोटेशन टू द इंडेक्स प्लेट। अगर इंडेक्स प्लेट को एक पूरा रोटेशन देते हैं तो वर्म गियर एक पिच मात्र बढ़ता है, इसका मतलब एक पिच आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर हमको गियर ब्लैंक के ऊपर 40 टीथ बनाना होगा तो स्वाभाविक है कि इसमें हमको हर रोटेशन के बाद एक एक टीथ को आगे आगे बढ़ाना होगा। मतलब हर टीथ को कट करने के लिए अगर हमको कोई भी गियर ब्लैंक है, जैसे एक गियर ब्लैंक ये है, इस गियर ब्लैंक पर अगर हमको यहाँ पर 40 टीथ बनाना है, इस पर कितना 40 टीथ टोटल बनाना है, तो हम टीथ कटिंग करते वक्त क्या करेंगे, एक टूथ को काटेंगे, उसके बाद इंडेक्स प्लेट को एक बार घुमा देंगे पूरा, तब जाकर के ये जो है तो दूसरा टीथ के न्यू पोजीशन पे जाएगा। दूसरा टीथ कटा तो फिर इस इंडेक्स प्लेट को जो है फिर एक बार और रोटेशन दे देंगे, तब जाकर के ये तीसरा टीथ को काटने पर पोजीशन पे ये जाएगा। तो इस तरह से 40 अगर 40 टीथ बनाना है तो एक एक रोटेशन हम इंडेक्स प्लेट को देंगे। और इंडेक्स प्लेट में जनरली 12 14 16 18 ऐसे नंबर ऑफ होल्स होता है। तो अगर हमको कोई गियर में जैसे अभी बताएंगे 40 टीथ बनाना होगा तो इंडेक्स प्लेट को हर टीथ कटिंग के बाद एक एक रोटेशन देना होगा। लेकिन अगर हमको 40 नहीं, मान लीजिए कोई 25 टीथ बनाना है या 30 टीथ बनाना है या 28 टीथ बनाना है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि रिवॉल्यूशन जो निकालने के लिए वो फॉर्मूला होता है 40/n। ठीक है, तो n है क्या यहाँ पर कि अब जितना नंबर, जैसे कि अगर हमको 28 टीथ काटना है तो यहाँ पर 40 में हम लोग 28 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 10 4 7, यानी कि 1/3/7, यानी कि 1/3/7 ये बताता है कि 1 तो कंप्लीट रोटेशन एक हो गया। और अगर इसमें हम लोग कोई जैसे 12 है, 14 है, 16 है, 18 होल होता है इंडेक्स प्लेट में, इसको हम लोग 2 से ऊपर भी गुना कर दें, 2 से नीचे भी गुना कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 16/14। मतलब हो गया कि हर टीथ कटिंग करने के बाद इंडेक्स प्लेट को एक रोटेशन पूरा देंगे, और उसके बाद जो 14 होल वाला प्लेट है उस 14 होल वाला प्लेट में 6 नंबर का जो होल होगा वहां तक घुमाएंगे। मतलब एक पूरा रोटेशन दे करके अब फिर देख लेंगे कि जो 14 नंबर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि पिन है, पिन रखे हुए हैं और यहाँ पर इंडेक्स प्लेट है, यहाँ पर जो है तो टोटल यहाँ पर कितना है 14 होल है। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा घुमा देंगे और उसके बाद फिर 14 होल में से जो छठा होल होगा उस छठा होल में ले जाकर के इस पिन को उसमें इंसर्ट कर देंगे, लगा देंगे, तब जाकर के फिर दूसरा यहाँ पर टीथ को काटना
स्टार्ट करेंगे। मतलब हर टिथ को काटने के लिए हमको एक रोटेशन, और इन 14 टिथ में 6 नंबर होल के पिन में हमें क्या कर, नंबर होल में पिन को सेट करना होगा, तब जाके अगला जो है तो यहाँ पर हम टूथ काटेंगे। इसी प्रकार और भी जितना नंबर दे देगा, अब जैसे है कि अगर हमको 70 टिथ काटना है तो 70 में ये 4/7 हो गया, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 8/14। मतलब ये हो गया कि इसमें पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा इंडेक्स प्लेट का। इंडेक्स प्लेट का जो है एक टिथ काट लिए, उसके बाद इंडेक्स प्लेट को हम लोग जो जो 14 जिस सर्कल में 14 नगो होल होगा, उस 14 में से 8वां होल पे ले जाके हम पिन को फिक्स कर देंगे, है ना। मतलब इसमें कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, इसमें हर 14 होल पर 8वां होल जो होगा उसमें जाके पिन को लगाएंगे और फिर दूसरा तिथ को काटेंगे। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग प्लेट का यूज करके हम गियर को काटते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो तिथ का जो पिच है वो थोड़ा एक्यूरेट आता है, और गियर को कटिंग करने के लिए उसका पिच जो होना चाहिए वो हर दो तिथ के बीच में जो पिच है वो सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी पिच का लेंथ वेरी करता है तो फिर वो गियर जो है नॉइजलेस ऑपरेशन में आ जाएगा, वो अच्छा से काम नहीं करेगा स्मूथली। इसीलिए यहाँ पर इंडेक्सिंग प्लेट का यूज करके थोड़ा सा एक्यूरेसी आती है। इससे भी अब ज्यादा और एक्यूरेट है गियर शेपिंग, जो एक तरह का गियर जनरेशन ऑपरेशन है, मतलब जिससे गियर को जनरेट किया जाता है ना। तो गियर शेपिंग में 2 तरह का होता है, एक गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर और एक गियर शेपिंग विथ रैक कटर। रैक टाइप जो कटर है ये रैक है, ये इसको हम लोग रैक कटर कहते हैं। तो रैक कटर में जो यहाँ पर जो तिथ बना हुआ है वो बिल्कुल गियर का, ये जैसे ये हमारा गियर ब्लैंक है, इसी में हम लोग गियर का तिथ बना रहे हैं। तो इस गियर ब्लैंक में जो टूथ का स्पेस होगा, वो टूथ का स्पेस का प्रोफाइल यहाँ पर रैक के तिथ के प्रोफाइल के बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ रैक का जो यहाँ पर टूथ है, यही कटर का भी काम करेगा। ये काटेगा, काटेगा नहीं, मतलब ये एक तरह का शेपिंग ऑपरेशन है ना। तो ये शेपिंग करेगा कटिंग करते हुए, मतलब इसको थोड़ा सा प्रेस भी करेगा, इसको दबाएगा, और इस तरह से ये अपना इम्प्रेशन देते जाएगा गियर ब्लैंक के ऊपर में। और यहाँ पर जो गियर का टूथ है वो तैयार होते जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब ये भी एक्यूरेसी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। जो भी मेहनत होगा हमको रैक बनाने में ही, अगर रैक एक्यूरेट है तो फिर गियर ब्लैंक भी मेरा एक्यूरेट ही तैयार होगा। लेकिन इस रैक टाइप कटर से जो तिथ बनता है वो ये एक्सटर्नल तिथ ही इसमें कटिंग हो पाएगा। शेपिंग ऑपरेशन में अगर रैक टाइप कटर है तो इससे एक्सटर्नल टिथ जो है वो तैयार होता है। लेकिन गियर शेपिंग विथ जो पिनियन कटर होता है, ये इंटरनल टिथ इससे काटा जाता है। और यही क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा जो है तो पूछने वाला क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में पूछ देगा कि इंटरनल टिथ जो है किस प्रोसेस के थ्रू काटा जाता है। तो इंटरनल टिथ पहले काटा जाता है शेपिंग, गियर शेपिंग ऑपरेशन से, और उसमें भी अगर कटर भी दिया हुआ रहेगा तो पिनियन कटर का यूज करके जो है उस इंटरनल टिथ को कट किया जाता है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ये एक क्या है, पिनियन कटर है, यही हमारा क्या है, पिनियन कटर है। और ये गियर ब्लैंक है, ये गियर ब्लैंक है जिसमें हम टूथ तैयार कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग टूथ का तैयार कर रहे हैं, टूथ बना रहे हैं। तो यही पिनियन कटर के पास जो यहाँ पर टूथ बना हुआ है, ये टूथ जो है ये गियर ब्लैंक के टूथ स्पेस में जा करके ये क्या करेगा, शेपिंग करेगा। मतलब पिनियन कटर का टूथ प्रोफाइल गियर ब्लैंक के स्पेस, टूथ के बीच का जो स्पेस है उसके प्रोफाइल के बिल्कुल बराबर होगा। और वो इस तरह से शेपिंग ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पर गियर ब्लैंक जो है वो तैयार होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इंटरनल टिथ गियर शेपिंग ऑपरेशन से तैयार होता है, और उसमें भी कटर जो यूज होता है वो पिनियन कटर
यूज होता है। ब्रॉचिंग ऑपरेशंस के लिए का जो खास ऑपरेशंस है जो स्प्लाइन है ना, इसमें स्प्लाइन ब्रॉचेज का यूज किया जाता है गियर को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं ब्रॉचिंग ऑपरेशन से। गियर का जो सबसे एक्यूरेट तरीका है, जितना भी प्रोसेस हम लोग का मौजूद है उसमें से सबसे जो है एक्यूरेसी सबसे ज्यादा गियर हॉबिंग प्रोसेस का होता है। गियर हॉबिंग एक वेरी एक्यूरेट मेथड है, फास्ट मेथड है और इकोनॉमिकल मेथड है गियर को प्रोड्यूस करने का। तो इसमें जो कटर यूज होता है उसको हम लोग हब कहते हैं, HOB हब। हब जो होता है ये स्प्लाइंड स्क्रू थ्रेड के जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर ऑफ हबिंग ऑपरेशन से एक साथ हम लोग कई गियर को तैयार कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्क ब्लैंक आर माउंटेड ऑन ए कॉमन शाफ्ट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वर्क ब्लैंक जो है एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देते हैं और हब को यहाँ लोअर करते हैं, और जब तक उसमें टूथ तैयार होता है फिर जाकर के उसको अगला एडवांस देते हैं, मतलब नेक्स्ट मोशन देते हैं। और इस तरह से गियर हॉबिंग ऑपरेशन से एक साथ में कई सारा गियर को काटा जा सकता है। तो इसमें जनरली 3 तरह का मोशन साइमल्टेनियसली दिया जाता है। एक तो रोटेशन ऑफ वर्क ब्लैंक को रोटेशन, रोटेशन ऑफ हब का रोटेशन दिया जाता है। एक तीसरा नहीं दिया हुआ, एक तीसरा होता है इसमें एक्सियल मोशन ऑफ हब, एक्सियल मोशन ऑफ हब। तो ये तीसरा मोशन की जरूरत तब होती है जब हमारा कोई ऐसा गियर बना रहे हैं जिसमें गियर विड्थ जो है, गियर का विड्थ वो ज्यादा हो। तो गियर का विड्थ ज्यादा होगा तो फिर वहां पर हब को एक्सियल मोशन दे करके कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हब का जितना अपना विड्थ है वो एक बार में उतने ही विड्थ के बराबर वो कट कर पाएगा। और अगर वर्क मतलब ब्लैंक का गियर जो है, गियर ब्लैंक का अगर विड्थ ज्यादा है हब के विड्थ से, तो फिर हमें एक्सियल मोशन ऑफ हब भी देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर यह प्रिपरेशन ऑफ गियर यूजिंग हॉबिंग ऑपरेशन से है ना। इसको हम लोग एक एक फिगर के थ्रू और देखते हैं। ये है यहाँ पर है गियर हबिंग टूल्स है। देखिए कि ये यही है हमारा गियर हब, और ये इस तरह का थ्रेड जैसा बना हुआ रहता है। इसमें जैसे कि हम लोग इधर से साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से, है ना। और इसका अगर हम लोग ऐसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह का एक स्क्रू थ्रेड के जैसा हमको यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये गियर ब्लैंक है, गियर ब्लैंक को एक शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देते हैं। और इनिशियली हम लोग रोटेशन यहाँ पर गियर ब्लैंक भी रोटेट करते रहता है, और यहाँ हब जो है कटर वो भी रोटेट करते रहता है। और ये जो इसका टिथ है यहाँ पर, ये जो प्रोफाइल है हब का, ये बेसिकली जो गियर ब्लैंक में टूथ स्पेस जैसा इसका प्रोफाइल है ना। यानी कि टूथ, गियर ब्लैंक का टूथ स्पेस और ये हब का टूथ, ये दोनों एक दूसरे में मेश करेगा और ये कटर का भी काम करता है और वो कटिंग करते हुए जाता है। और फिर इनिशियली फिर हम दोनों को रोटेशन देते हैं, हब को भी, हब टूल को भी और गियर ब्लैंक को भी। अब फिर अगर गियर ब्लैंक का विड्थ ज्यादा है और एक पोजीशन पर ये कट कर दिया है, तो फिर इसको एक्सियल मोशन दे करके इसको इधर चाहे इधर खिसका के नेक्स्ट पोजीशन पर ले जाते हैं और फिर वहां पर वो टूथ का कटिंग करता है। तो ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा इकोनॉमिकल है और फास्ट है, एक्यूरेसी भी है इसमें गियर ऑपरेशंस में। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इनिशियली जो है हब को कांटेक्ट विथ द वर्क के साथ कांटेक्ट में रहता है, विथ नो रोटेशन गिवन टू वर्क में कोई रोटेशन नहीं दिया जाता है। जब उसमें टूथ डेप्थ अचीव हो जाता है तब जाकर के ये तीनों मोशन को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें यह भी याद रखेंगे जैसे कि इसमें है कि एक सिंगल स्टार्ट हब में एक रोटेशन हब के बाद वर्क पीस को एक पिच बढ़ाया जाता है,
क्योंकि हब एक बार पूरा रोटेट कर दिया, यानी कि एक बार ये पूरा रोटेट कर दिया तो एक टूथ बना दिया, फिर उसको एक पिच बढ़ा देते हैं तो फिर हब दूसरा रोटेशन करेगा तो दूसरा टूथ बनाएगा। तो अब इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टार्ट पर। अगर सिंगल स्टार्ट का हब है तो ये बराबर होता है आरपीएम ऑफ हब बाय आरपीएम ऑफ वर्क। तो इसमें जो है सीधे यानी कि एक एक होगा, यानी कि इसमें आरपीएम जो वर्क का है ये तो एक पिच जाएगा और यहाँ पर हब का जितना अपना हो सकेगा तो ये टोटल एन के बराबर हो जाएगा। मतलब हर टिथ कटिंग करने के लिए हब को एक बार रोटेशन करेंगे। वहीं अगर डबल स्टार्ट का हब है तो एक टूथ मतलब कटिंग करने के लिए आधा हाफ रोटेशन देने की जरूरत होती है। यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर डबल स्टार्ट हब हाफ रोटेशन ऑफ हब। हब को हम लोग हाफ ही रोटेशन देते हैं कब, जब हब का जो टिथ है वो डबल स्टार्ट का हो। ठीक है, ट्रिपल स्टार्ट में n/3 रोटेशन देते हैं हब को। तो इसी तरह से बढ़ते जाता है और जैसे जैसे वो मतलब टूथ डेप्थ, तो एक बार में एक टूथ डेप्थ अचीव किया और फिर उसको हम एक्सियल मोशन दे करके इंटायर विड्थ को हम क्या करते हैं, कट करते जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि हॉबिंग प्रोसेस इज वेरी वर्सेटाइल because by changing the angle between work and hub helix angle of work can be changed। ये काफी वर्सेटाइल प्रोसेस होता है। इसमें वर्क और हब के बीच में अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, इसके फिक्सिंग को चेंज करते हैं तो हेलिक्स एंगल भी चेंज हो सकता है। यानी कि एक ही हबिंग ऑपरेशंस में अलग अलग हेलिक्स एंगल का हम गियर को तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये भी प्रोसेस हमारा इंटरनल गियर के लिए सुटेबल नहीं होता है, लेकिन ये सबसे क्या है, फास्टेस्ट प्रोसेस है। इससे मतलब गियर का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज गियर हॉबिंग के बारे में है। तो इस प्रकार से हम लोग गियर कटिंग ऑपरेशन जो है, खास करके जो गियर फॉर्मिंग ऑपरेशन से, मिलिंग ऑपरेशन से, उसके बाद इन मिलिंग ऑपरेशन में इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का यूज करके हम कटिंग करते हैं। फिर गियर शेपिंग से तैयार होता है और गियर हॉबिंग से तैयार होता है। तो सबसे फास्टेस्ट गियर हॉबिंग, इंटरनल टिथ गियर शेपिंग से, है ना, और बाकी सब एक्सटर्नल टिथ है। मिलिंग से भी तैयार होता है बट नॉट वेरी एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेसी उसमें जो है वो कम होती है। तो ये था गियर कटिंग ऑपरेशंस।